हाँ जी दोस्तों, तो अब बात करते हैं लास्ट प्राइमरी रूल की, जो कि है रूल ऑफ एडजस्टेम जनरेस। अब बड़ा ही यूनिक है नाम इसका, लेकिन एक इसकी इंग्लिश मीनिंग है। उस इंग्लिश मीनिंग को समझते हैं कि द टर्म एडजस्टेम जनरेस का क्या मतलब है। ऑफ द सेम काइंड और स्पीसीज, सिंपली स्टेटेड द रूल मीन। अब रूल पे बाद में जाएंगे, पहले इसका एक लेते हैं क्रक्स कि इसका मोटा मोटा मतलब क्या है। तो सर ये रूल का बेसिकली मतलब क्या है। ऑफ द सेम काइंड एंड स्पीसीज मतलब क्या है कि ये हर जगह लगेगा क्या। क्या ये रूल आप हर जगह लगा सकते हो? नहीं, ये बहुत रेस्ट्रिक्टिव रूल है, मतलब बहुत लिमिटेड जगह पे लगता है। सर लिमिटेड जगह का मतलब क्या हुआ कि जनरली आप देखते हो कि कुछ वर्ड्स लिखे होते हैं, कहीं जगह आप लॉ में पढ़ते हो कि कई सारे ऐसे वर्ड्स लिखे होते हैं और कॉमा 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 लगा होता है, उसके बाद लिखा होता है एंड एनी अदर, and any other word, any other animal, any other clause, any other reason, any other, मतलब इस तरीके से any other के साथ कुछ भी चीज लिखी होती है जिस मुद्दे के ऊपर यहाँ पे बात हो रही है। any other notice, any other form, any other type, इस टाइप से जनरली एक प्रोविजन लिखे होते हैं कई सारी जगहों पे। तो जहां जहां पे ऐसा लिखा होता है वहां वहां पे अप्लाई होता है अलॉन्ग विद सम कंडीशन। उस कंडीशन को समझेंगे बाद में, बट मुद्दा यहाँ पे आपको ये समझना है कि सर ये क्या चल रहा है। ये जनरली चल रहा होता है कि कुछ वर्ड्स लिखे होते हैं जो कि सिमिलर नेचर के होते हैं और हम सारे वर्ड्स को नहीं लिख सकते, तो इसलिए हम उन वर्ड्स को लिखने के बाद लिख देते हैं एंड एनी अदर। तो जब भी ऐसा लिखा गया तो ये जो बेसिकली रूल है ये है इसको इंटरप्रेट करने के लिए कि भाई साहब इस एनी अदर का मतलब क्या है। ये जो एनी अदर लिख दिया, इस एनी अदर को हम क्या समझें, इसके अंदर क्या क्या चीजें लेंगे, तो उसको क्लियर करने के लिए आपका ये रूल है, रूल ऑफ एडजस्टेम जनरेस। ठीक है सर। अब इसको समझते जरा ऐसे कि ये जो यहां पे लिखा गया एनी अदर, इसको कहा जाता है जनरल वर्ड्स। इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है जनरल वर्ड्स। और जो वर्ड यहां पे चीख चीख के बता दिए गए, इन चीखे चीखे वर्डों को कहते हैं हम स्पेसिफिक वर्ड्स। मतलब कि जो वर्ड आपको क्लियर कर दिया गया ये हो गया स्पेसिफिक वर्ड्स, और जिसमें आपको एनी अदर टाइप का वर्ड यूज करके खत्म कर दिया गया, उसको कंक्लूड कर दिया गया, इसको कहा जाता है जनरल वर्ड। अब ये रूल क्या कहता है? ये रूल ये कहता है कि भाई साहब ये जो जनरल वर्ड्स होगा ना, ये कैसा होगा, ये स्पेसिफिक वर्ड के जैसा होगा। मतलब कि ये स्पेसिफिक वर्ड्स का ही भाई बंधु होना चाहिए, ऐसा नहीं कि आप कुछ भी उठा लोगे। फॉर एग्जाम्पल, आपका ये एग्जाम्पल आगे भी है बट यहां पे मैं इसको ले लेता हूं कि लेट्स से कि वर्ड लिखा गया है यहां पे डॉग, फिर लिखा गया कैट, ठीक है, फिर लिखा गया रैबिट, फिर लिखा गया रैबिट एंड एनी अदर एनिमल। तो इसका मतलब क्या है कि आप एनी अदर में क्या लायन ले लोगे, क्या आप टाइगर ले लोगे? बिल्कुल भी नहीं ले पाओगे। क्या आप चीता ले लोगे? बिल्कुल भी नहीं ले पाओगे। मतलब इस टाइप के वर्ड को यूज नहीं कर पाओगे। सर क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि आपको इस वर्ड का नेचर, स्पेसिफिक वर्ड जो है चीख चीख के लिखे हुए थे, इसके नेचर को समझो, और नेचर को जब आप समझोगे तो आपको पता लगेगा कि ये डोमेस्टिक एनिमल्स की बात कर रहा है। और जब ये डोमेस्टिक एनिमल्स की बात कर रहा है तो एनी अदर में आप और रिलेटेड डोमेस्टिक एनिमल्स को ऐड कर सकते हो, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि जो स्पेसिफिक वर्ड का इंटेंशन है उसके बियॉन्ड चले जाओ और आप यहां पे वाइल्ड एनिमल को भी इंक्लूड कर लो। ना जी ना, वाइल्ड नहीं कर पाओगे आप। यहां पे सिर्फ और सिर्फ डोमेस्टिक कर सकते हो। आप हॉर्स ऐड कर लो, आप शिप ऐड कर लो तो चल जाएगा, लेकिन आप किसी और सेंस में किसी पक्षियों को ऐड करने लग जाओगे तो नहीं जी, नहीं चल पाएगा, क्योंकि स्पेसिफिक वर्ड जो है वो रिलेटेड टू डोमेस्टिक एनिमल है, तो इससे रिलेटेड वर्ड आप ऐड कर सकते हो। तो दिस इज नोन एज ऑफ द सेम काइंड। मतलब कि जो जनरल वर्ड्स होंगे वो स्पेसिफिक वर्ड्स के ही काइंड के होंगे, उसी के प्रकार के होंगे, उसी के स्पीशीज के होंगे, मतलब उसी प्रजाति के होंगे। उसके प्रजाति को आपको चेंज नहीं करना, उस कैटेगरी को चेंज नहीं करना। मतलब जिस कैटेगरी का स्पेसिफिक वर्ड है उसी कैटेगरी का आपका जनरल वर्ड्स भी माना जाएगा, अगर इस टाइप का एक यूज किया गया है कहीं भी प्रोविजन में इस टाइप की वर्डिंग्स। तो ठीक है, तो दिस इज द क्रक्स, दिस इज द मॉरल ऑफ दिस रूल। नाउ अब इसको लेते हैं वर्ड बाय वर्ड समझने की कोशिश करते हैं। The term adjustum generis means of the same kind or species. Simply stated, the rule means where any act enumerates different subjects. बहुत सारे subjects हैं, ठीक है सर। General words following specific words, मतलब कि इसको मैं ले लूं वापस, आ जा भाई। जनरल वर्ड्स लिखे गए हैं, जनरल वर्ड्स लिखा गया है जो कि फॉलोइंग, मतलब किसके बाद में आ रहा है? स्पेसिफिक वर्ड्स के बाद में आ रहा है। जनरल वर्ड्स फॉलोइंग स्पेसिफिक वर्ड्स आर टू बी कंस्ट्रूड, मतलब इसको समझा जाएगा विद रेफरेंस टू दी वर्ड्स दैट प्रीसीड देम। मतलब इससे पहले जो भी वर्ड्स आ रहे हैं उसके रेफरेंस से ही आगे के जनरल वर्ड्स को भी आप इंटरप्रेट करके चलोगे। Those general words are to be taken as applying to things of the same kind as the specific words previously mentioned. मतलब कि जो भी previously specific word mention किए गए हैं उसी kind के होने चाहिए, उसकी species के होने चाहिए आपके general words भी, unless there is something to show that a wider sense
was intended। अगर कुछ और सेंस में लिखा गया है और वो चीख चीख के कह रहा हो, जैसे कि एनी अदर लिख के कह दिया गया हो और नीचे फिर आपको नोट में दिख गया हो कि भाई साहब इस नोट के अंदर आप सिर्फ यही नहीं ले सकते और भी ले सकते हो, मतलब कि कुछ और इंटेंशन के साथ इसको यूज किया गया, जनरल वर्ड को यूज किया गया है, तो फिर तो कोई अलग बात है। बट इन जनरली इसका कंस्ट्रक्शन कैसे होता है वो आपको समझाया जा रहा है। Thus, the rule of adjustum generis means that where specific words are used, मतलब specific word use किया गया है, and after those specific words, some general words are used। कुछ specific word use किए गए और उसके बाद कुछ general words use किए गए। The general words would take their color from the specific word used earlier। तो ये general words जो होंगे वो इसी specific words के रंग में रंग जाएंगे, इसी के संगति का असर इनके ऊपर भी पड़ जाएगा। For instance, एग्जाम्पल देख लेते हैं। चलो जी, ये समझ में आपको आ गया एग्जांपल। और एग्जांपल देखते हैं। कह रहा है इन एक्सप्रेशन इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ वॉर, कह रहा है अगर कहीं पे वर्ड है, एक एक्सप्रेशन यूज किया गया किसी भी लॉ के अंदर कि इन कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ वॉर, डिस्टर्बेंस और एनी अदर कॉज, मतलब वर्ड क्या है, वॉर है, डिस्टर्बेंस है, ये क्या हो गया स्पेसिफिक वर्ड्स, और उसके बाद एनी अदर कॉज, ये क्या हो गया एक प्रकार का जनरल वर्ड। द वर्ड एनी अदर कॉज वुड टेक कलर फ्रॉम द अर्लियर वर्ड्स वॉर, डिस्टर्बेंस एंड देयरफॉर would be limited to the causes of the same kind as the two named instance। मतलब वॉर डिस्टर्बेंस की बात की गई है तो अदर कॉजेज जो होंगे वो वही होंगे। फ्लड इसके अंदर काउंट नहीं हो जाएगा, तूफान इसके अंदर काउंट नहीं हो जाएगा। कहने का मतलब क्या है, इस टाइप के ही स्पेसिफिक वर्ड्स के नेचर के, इसी के काइंड के जो वर्ड्स होंगे वो आपके जनरल वर्ड्स में इंटरप्रेट किए जाएंगे। सिमिलरली दूसरा एग्जांपल, वेयर एन एक्ट परमिट कीपिंग ऑफ डॉग, कैट, काउ, बफेलोज। अगर किसी एक्ट में परमिट किया गया कि भाई साहब डॉग, कैट्स, काउज, बफेलोज इनको आप रख सकते हो, एंड अदर एनिमल्स, अगर ऐसा वर्ड आ गया अदर एनिमल्स, तो इस अदर एनिमल्स में क्या इंक्लूड होगा, द एक्सप्रेशन अदर एनिमल्स वुड नॉट इंक्लूड वाइल्ड एनिमल्स। ऑब्वियस सी बात है कि इसके अंदर आप वाइल्ड को इंक्लूड नहीं करोगे जैसे कि लायन, टाइगर, बट वुड मीन ओनली डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स, जैसे कि हॉर्स हो गया, शिप हो गया, रैबिट हो गया। तो डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स को आप इसकी जगह इंटरप्रेट कर सकते हो, लेकिन वाइल्ड एनिमल्स इंटरप्रेट नहीं करोगे। ठीक है सर। Where there were provision on importation, अगेन एक और एग्जांपल ये है, ठीक है ना, where there was prohibition on importation of arms, ammunition और gun powder और any other goods। अब अगेन ऐसा वर्ड अगर लिखा गया है कि भाई साहब प्रोविजन है कि आप इंपोर्ट नहीं कर सकते इस टाइप की चीजें, किस टाइप की, आर्म्स, एम्यूनिशन एंड गन पाउडर, ये हो गया स्पेसिफिक, और एनी अदर गुड्स ये हो गया जनरल। द वर्ड any other goods were construed as referring to the goods similar to arm, ammunition and gunpowder। ऑब्वियस सी बात है कि जो इसका मीनिंग निकल के आएगा वो इसी के सिमिलर होना चाहिए, आर्म्स, एम्यूनिशन और गन पाउडर से ही रिलेटेड होना चाहिए, उसके अलावा कोई और आप यहां पे मीनिंग नहीं ऐड कर सकते। चलिए सर, दूसरा इसी के अंदर प्रोविजन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ द पर्टिकुलर वर्ड्स यूज्ड एग्जॉस्ट द होल जेनस category, then the general words are to be construed as covering a larger genus। मतलब क्या हुआ कि अगर आपने जो पर्टिकुलर वर्ड थे, जो आपके स्पेसिफिक वर्ड्स थे, वो आपने सारे लिख दिए, कहीं ना कहीं वो पूरे के पूरे उस कैटेगरी को एग्जॉस्ट कर गया। मतलब जिस कैटेगरी की बात करें, लेट्स से कि मैं अगर बात कर रहा हूं डोमेस्टिक एनिमल की, तो मैंने डोमेस्टिक एनिमल सारे लिख दिए, पहले तो सारे के सारे डोमेस्टिक एनिमल जितने थे वो लिख दिए, और फिर मैं लिख दिया मैंने एनी अदर। अब अगर मैंने इसके बाद लिख दिया एनी अदर एनिमल, तो भाई साहब इसका मतलब क्या, डोमेस्टिक तो कोई बचा ही नहीं, जब तुमने सारे लिख दिए तो एनी अदर क्यों लिखा, क्या मतलब इसका। और अगर इसमें कुछ छूटा होता तो हम ऐड कर लेते, लेकिन हम ऐड कर नहीं पा रहे, तो अब क्या करें ऐसी सिचुएशन में। तो ऐसी सिचुएशन में कहा जाता है कि इस कैटेगरी को सिर्फ डोमेस्टिक तक नहीं माना जाएगा, इसको बड़ा सोचा जाएगा। मतलब आप सिर्फ आप डोमेस्टिक एनिमल का सेंस नहीं लगाओगे, आप इसके अंदर वाइल्ड एनिमल या अदर टाइप के एनिमल्स को भी आप ऐड कर सकते हो। ठीक है सर। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर आपने लिखते 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 सारी उस कैटेगरी के टर्म्स को यूज कर लिया है, वो पूरा कैटेगरी जो है आपका वो एग्जॉस्ट हो गया है, तो ऑब्वियस सी बात है उसको फिर लार्जर कैटेगरी की तरीके से सोचा जाएगा, उसकी मीनिंग लार्जर कैटेगरी की तरीके से निकाली जाएगी। एंड थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट प्रोविजन इज व्हाट, कि अगर लेट्स से हम बात करते हैं कि आपने वर्ड यूज किया, आपने क्या वर्ड यूज किया, आपने जब वर्ड्स यूज किए तो आपने डॉग भी यूज कर लिया, अब आपने टाइगर भी यूज कर लिया, और आपने कहा एनी अदर एंड एनी अदर एनिमल। तो अब इस सिचुएशन में ये रूल कैसे लगेगा। अब ये तो भाई साहब एक आप डोमेस्टिक ले आए, एक आप वाइल्ड एनिमल ले आए, तो इस केस में कैसे लगा पाएंगे। तो कह रहा है क्या कि भाई साहब इस केस में ये जो जनरल वर्ड्स होगा ये इसका कलर नहीं उठाएगा, मतलब इसकी संगति के अकॉर्डिंग इसको इंटरप्रेट कंस्ट्रक्ट नहीं किया जाएगा। मतलब क्या हुआ कि सर जी जब आपके जो स्पेसिफिक वर्ड्स हैं वो एक कैटेगरी के नहीं है,
जो आपके स्पेसिफिक वर्ड्स हैं वो एक कैटेगरी के अंदर कवर नहीं हो रहे हैं, वो डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज का है, अलग अलग कैटेगरीज का है, तो उस केस में अगर ऐसा होता है तो उस केस में आपका जो ये रूल है वो एप्लीकेबल नहीं होगा, और इस रूल के अकॉर्डिंग आप ये जनरल वर्ड्स के अंदर स्पेसिफिक वर्ड्स का रंग नहीं उठा पाओगे, इसका रंग इसके ऊपर नहीं चढ़ पाएगा। नाउ देखते हैं, वी मस्ट नो हाउएवर दैट द जनरल प्रिंसिपल ऑफ एडजस्टम जनरेज अप्लाइज ओनली, ये जो रूल है ये तभी अप्लाई होगा वेयर द स्पेसिफिक वर्ड्स आर ऑल द सेम नेचर, सारे स्पेसिफिक जो है वो एक नेचर के होने चाहिए। व्हेन दे आर ऑफ डिफरेंट कैटेगरीज देन द मीनिंग ऑफ द जनरल वर्ड्स फॉलोइंग दोज स्पेसिफिक वर्ड्स रिमेन्स अनअफेक्टेड, जनरल वर्ड्स की जो मीनिंग होगी स्पेसिफिक वर्ड बाद में जो यूज हो रहे हैं वो अनअफेक्टेड रह जाएंगे, दो जनरल वर्ड्स देन वुड नॉट टेक कलर फ्रॉम द अर्लियर स्पेसिफिक वर्ड, तो उसके इसमें जो जनरल वर्ड्स हैं वो स्पेसिफिक वर्ड्स का रंग नहीं ले पाएंगे, उसके अकॉर्डिंग आप इंटरप्रिटेशन नहीं निकाल पाओगे। एग्जांपल देख लेते हैं, इन द एक्सप्रेशन चार्जेस रेट्स ड्यूटीज एंड टैक्सेस, ये एक एक्सप्रेशन है, द टर्म चार्जेस was read adjustum generis taking color from the succeeding terms rates duties and taxes, here the general category preceded the enumeration of the specific categories, मतलब कि स्पेसिफिक कैटेगरीज से पहले ये आपकी स्पेसिफिक कैटेगरी है जहां पे आपने एग्जैक्ट बताया, चार्जेस तो एक ब्रॉड टर्म हो गया ना, चार्जेस के अंदर तो सब कुछ आ जाएगा, चार्जेस में आपके रेट्स भी आते हैं, ड्यूटीज भी आते हैं, टैक्सेस भी आते हैं, और भी चीजें आ सकती हैं, तो कहने का मतलब क्या हुआ, चार्जेस जो है वो एक जनरल वर्ड है और ये जो है ये स्पेसिफिक वर्ड है। अब स्पेसिफिक वर्ड से पहले आ गया जनरल वर्ड, ऐसा भी नहीं होना चाहिए, वहां पे भी एडजस्टम नहीं लगता। ये भी आप देखोगे अभी अगले पेज पे कि भाई साहब एडजस्टम जनरलिस्ट तभी लगेगा जब जो ये जनरल वर्ड है वो आना चाहिए बाद में, किसके बाद में, स्पेसिफिक वर्ड के बाद में, अगर उससे पहले आ गया तो यहां पे भी दिक्कत हो जाएगी, यहां पे भी आप अप्लाई नहीं कर पाओगे। तो वही कह रहा है, हियर द जनरल कैटेगरी प्रीसीडेड द एनुमरेशन ऑफ द स्पेसिफिक कैटेगरी, स्पेसिफिक कैटेगरी से पहले आ गया जनरल कैटेगरी के वर्ड, एंड सो रूल ऑफ एडजस्टम जनरलिस्ट वाज टेक्निकली नॉट एप्लीकेबल एंड द कोर्ट इन फैक्ट अप्लाइड द मोर जनरल रूल नॉस्टिटर असोसी एंड राइटली लिमिटेड द मीनिंग ऑफ द टर्म चार्जेस। तो अब ये बेसिकली एक रूल है, ये रूल आप पढ़ोगे अभी आगे चल के आपके सेकेंडरी रूल, प्राइमरी रूल तो नहीं, सेकेंडरी रूल के अंदर इसकी चर्चा होगी, तो वहां पर हम देखेंगे तो कह रहा है कि भाई साहब कोर्ट को यहां पे ना इस रूल को अप्लाई करना पड़ेगा और इसके थ्रू आपको कंक्लूजन पे आना पड़ेगा, आप यहां पे एडजस्टम जनरलिस्ट नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि एडजस्टम जनरलिस्ट जो है वो लिमिटेड है। कहां पे लिमिटेड है कि भाई साहब हम जो है हम कहते हैं कि जनरल जो वर्ड होगा वो आपका बाद में आना चाहिए, पहले आ गया तो हम नहीं खेल रहे, अगर पहले आ गया तो ये रूल उसके साथ खेलना पसंद नहीं करता। तो कहां कहां ये रूल खेलेगा, तो उसके ऊपर देख लेते हैं कि रूल अप्लाई कहां कहां होता है। नंबर 1 कैटेगरी, व्हेन स्टैट्यूट कंटेन्स एन एनुमरेशन ऑफ स्पेसिफिक वर्ड्स, मतलब कई सारे स्पेसिफिक वर्ड जो है वो काउंटिंग में आ रहे हैं, अगर ऐसा होगा तो उसी केस में एंड एनी अदर चीज यूज होती है, तो तभी ऐसी सिचुएशन जब बनेगी तभी आपका ये रूल अप्लाई होगा। तो स्टैट्यूट के अंदर कई सारे सीक्वेंस में स्पेसिफिक वर्ड्स चल रहे हो, ये होना चाहिए। द सब्जेक्ट ऑफ इनुमरेशन, मतलब जो ये काउंटिंग यहां पे चल रही है, कॉन्स्टिट्यूट अ क्लास और कैटेगरी, मतलब एक प्रकार का एक क्लास या एक कैटेगरी के अंदर ये क्लासिफाई होने चाहिए, अलग अलग क्लास अलग अलग कैटेगरी का होगा तो काम नहीं चलेगा। अच्छा जी, दैट क्लास और कैटेगरी इज नॉट एग्जॉस्टेड बाय द एनुमरेशन, मतलब कि आपने अगर सारी क्लास और कैटेगरी लिख दी यहां पे तो फिर ये रूल का इस बात का रह गया। रूल तो ये कह रहा है ना कि जनरल वर्ड्स को हम इसके इसी से रिलेटेड वर्ड्स को ढूंढेंगे और उसको यहां पर हम ऐड कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने स्पेसिफिक में सारे वर्ड ऐड कर दिए उस क्लास के उस कैटेगरी के, तो ऑब्वियस सी बात है फिर इसके अंदर हम ऐड नहीं कर पाएंगे, और अगर ऐड करेंगे तो हम ब्रॉड सेंस में सोचेंगे, अगर ब्रॉड सेंस में सोचेंगे तो हम अदर कैटेगरी की चीजों को भी यहां पे इंक्लूड कर लेंगे, तो ऑब्वियस सी बात है फिर ये रूल कहां लगा। रूल तो ये कहता है कि उसी कैटेगरी के रूल को हम उसी कैटेगरी के वर्ड को यहां पे हम यूज कर सकते हैं। तो इसलिए ये भी एक इंपॉर्टेंट है कि आपका जो क्लास या कैटेगरी जो आपने यूज किया है बाय द एनुमरेशन वो आपका एग्जॉस्ट नहीं होना चाहिए। उसके बाद द जनरल टर्म फॉलो एनुमरेशन, जनरल टर्म जो होगा वो हमेशा फॉलो करेगा एनुमरेशन को, मतलब जो स्पेसिफिक वर्ड्स की काउंटिंग होगी उसके बाद ही जनरल टर्म आना चाहिए, ये इसके पहले नहीं आ सकता, पहले आएगा तो भी अप्लाई नहीं होगा। तो ये भी एक शर्त है जो कि हमने पीछे देखा। नाउ देयर इज नो इंडिकेशन ऑफ अ डिफरेंट लेजिस्लेटिव इंटेंट, तो ऑब्वियस सी बात है ये तो है ही कि भाई साहब अगर इंटेंशन ही अलग है, अगर किसी अलग इंटेंशन से ऐसा कुछ हुआ है तो उस केस की तो बात ही नहीं कह सकते, वहां पे तो ये एप्लीकेबिलिटी आएगी ही नहीं। तो इसलिए कोई अलग यहां पे इंटेंशन का इंडिकेशन नहीं होना चाहिए, देयर इज नो इंडिकेशन ऑफ अ डिफरेंट लेजिस्लेटिव इंटेंट। तो अगर ऐसा भी होगा तो ऑब्वियस सी बात है फिर रूल नहीं लगाओगे, फिर तो जो इंटेंशन है उसको पकड़ो और उसके ऊपर आप अपना इंटरप्रिटेशन कर डालो। ठीक है सर, ये तो होगी सिचुएशन जहां पे ये रूल अप्लाई होगा। अब एक क्रक्स आप समझो इस चीज को कि सर जी हमने 6 रूल पढ़े हैं प्राइमरी रूल के अंदर, ठीक है सर, 6 रूल के 6 रूल क्या एक साथ अप्लाई हो सकते हैं?
या एक रूल अप्लाई होगा तो दूसरा अप्लाई नहीं होगा, या किस तरीके से हम यूज करेंगे रूल को। तो कहा यह जाता है सिंपली कि भाई साहब कोई सा भी रूल अप्लाई किया जा सकता है। 6 के 6 रूल एक साथ तो अप्लाई नहीं होंगे, लेकिन बेस्ड ऑन सिचुएशन एक रूल, 2 रूल, 3 रूल भी अप्लाई किए जा सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। द होल मैटर इज डिपेंड अपॉन द सर्कमस्टेंसेस। भाई साहब मुद्दा क्या है, किस मुद्दे में हमें जरूरत पड़ रही है इंटरप्रिटेशन की, और उसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि कौन सा रूल सुटेबल होगा उसको इंटरप्रेट करने के लिए, और जो भी हेल्प कर सकता होगा उसको हम हेल्प में यूज कर लेंगे। तो रूल यहां पे अपनी कोई शर्तें वगैरह नहीं बताता है, वो सिंपली कहता है भाई साहब हमने प्राइमरी कैटेगरी के अंदर 6 रूल बता दिए हैं प्राइमरी इंटरप्रिटेशन में, इन 6 रूल में से आपको जो अच्छा लगे ले लो, ना लगे ना लो, आपके ऊपर शर्त है। मुद्दा जो चयन का है वो किसके ऊपर है, वो चयन का मुद्दा है कोर्ट के ऊपर, क्योंकि इंटरप्रिटेशन करने कौन बैठा है या करवाने कौन बैठा है, वो बैठा है कोर्ट। तो कोर्ट की चॉइस है, यहां पे कोर्ट की डिस्क्रिप्शन है कि वो इन 6 रूल में से चाहे तो किसी को यूज करे, चाहे तो किसी को भी यूज ना करे। ठीक, तो इट इज ऑल्सो टू बी नोटेड दैट कोर्ट्स हैव डिस्क्रिप्शन वेदर टू अप्लाई एजस्टम जनरल डॉक्ट्रिन इन अ पर्टिकुलर केस और नॉट। तो किसी भी पर्टिकुलर केस के अंदर इसको अप्लाई करे ना करे, ये कोर्ट का डिस्क्रिप्शन है। ये इसलिए यहां पे कोर्ट किया गया है क्योंकि आप देख रहे हो कि यहां पे कुछ इस टाइप की बातें हो रही है कि कुछ स्पेसिफिक वर्ड भी यूज किया जा रहा है, उसके बाद एनी अदर किया जा रहा है। तो आप इसको रिजिड ना मान लेना कि भाई साहब जहां पे भी ऐसी सिचुएशन दिख जाएगी वहां पे तो एजस्टम जनरल लगेगा ही, ऐसा मत मान लेना। रूल ने इस चीज के ऊपर क्लैरिफिकेशन दे दी कि भाई साहब अगर ऐसा दिख भी गया बिल्कुल अपरेंटली, क्योंकि आपको यहां पे पता लग जाएगा कि ये तो इसी तरीके की बात हो रही है जो ये रूल नंबर 6 बताता है, तो जरूरत नहीं है, ऐसा जरूरी नहीं है कि कोर्ट वहां पे एजस्टम जनरल्स के रूल को अप्लाई करेगा ही। कोर्ट की डिस्क्रिप्शन है, कोर्ट की मर्जी है, वो चाहे तो अप्लाई करे चाहे तो अप्लाई ना करे। इसका एग्जांपल जो दिया गया है, ऑल्दो इससे रिलेटेड इतना नहीं है बट स्टिल देख लेते हैं। कह रहा था जस्ट एन इक्विटेबल क्लॉज इन द वाइंडिंग अप पावर ऑफ द कोर्ट इज हेल्ड टू बी नॉट रेस्ट्रिक्टेड बाय द फर्स्ट 5 सिचुएशन इन विच द कोर्ट में वाइंड अप ऑफ द कंपनी। मतलब कह रहा है कि जी कोर्ट जो है वो वाइंड अप कर सकता है कंपनी को अलग अलग सिचुएशन के अंदर। तो कह रहा है अगर शुरुआत में कुछ 5 सिचुएशन बताई गई है और एक ग्राउंड होता है उनके पास जस्ट एन इक्विटेबल ग्राउंड, जिसके बेस पे वाइंड अप कर सकती है, कोर्ट के पास पावर होता है कि वो कंपनी को वाइंड अप कर सकती है जस्ट एन इक्विटेबल ग्राउंड के ऊपर भी और इन 5 सिचुएशन के ऊपर भी। तो ये सारा का सारा डिस्क्रिप्शन कोर्ट के ऊपर है। कोर्ट चाहे तो इस ग्राउंड पे करे, चाहे तो वो पहले 5 जो सिचुएशन है उसके ग्राउंड पे करे, किसी भी ग्राउंड पे वो कंपनी को वाइंड अप करने का ऑर्डर दे सकता है। और ये पावर एक्सरसाइज जो करेगी वो कोर्ट करेगी, और कोर्ट का यहाँ पे अपना डिस्क्रिप्शन है, उसकी मर्जी है। ऐसा नहीं क्योंकि उसको बताएगा कि आप इस ग्राउंड पे वाइंड अप का ऑर्डर दीजिए, ना जी ना, ये कोर्ट डिसाइड करेगा और कोर्ट को जो अच्छा लगेगा वो कर सकता है। डिस्क्रिशनरी पावर है कहीं ना कहीं किसके पास, कोर्ट के पास। ठीक है, चलिए सर, तो दिस इज ऑल अबाउट प्राइमरी रूल। हमने लास्ट रूल देखा और यहां पे आके हमारा प्राइमरी रूल पूरा का पूरा खत्म हो जाता है। नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे सेकेंडरी रूल, जिसको आप अदर कहते हो, अदर रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन। 2 रूल हैं, एक वीडियो के अंदर, एक पार्ट के अंदर खत्म हो जाएगा। बहुत ही छोटी चर्चा है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए गुड बाय एंड गुड लक।